फ्रेंड्स, आपका पैरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। जो सामग्री है वो एनसीईआरटी की किताबों से है, पर हम सिर्फ तथ्यों को दोहराने नहीं वाले। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि प्रकृति ने अलग अलग बॉडी प्लान मतलब शारीरिक बनावट के साथ कैसे कैसे प्रयोग किए। और हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, जैसे शरीर के अंदर एक गुहा का बनना, जीवों के लिए लाखों नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज से। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सरल डिजाइनों से धीरे धीरे जटिलता का विकास होता है। हर फाइलम जिसे हम आज देखेंगे वो दरअसल जीवन की चुनौतियों का एक अलग समाधान है। वाह, एक जासूसी कहानी की तरह। कह सकते हैं। बढ़िया। तो हमारा पहला संदिग्ध है फाइलम एस्केलमेंथीज। इन्हें आमतौर पर गोल कृमि या राउंड वर्म्स भी कहते हैं। नाम तो काफी सीधा सा लगता है। हाँ, और इसकी वजह भी उतनी ही सीधी है। अगर आप इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन देखें तो वो एकदम गोल दिखेगा। अच्छा, इसीलिए ये गोल कृमि है। जी, और ये हर जगह मिलते हैं, पानी में, जमीन पर, और कई तो पौधों और जानवरों के शरीर के अंदर परजीवी बनकर भी रहते हैं। ये इनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ भारी भरकम शब्द आते हैं। सामग्री में लिखा है कि इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का है। ये द्विपार्श्विक सम्मित, त्रिकोरकी और कूट प्रगोहीक हैं। चलिए एक एक करके इन शब्दों को खोलते हैं। अंग तंत्र स्तर से शुरू करें। जरूर। देखिए, सबसे सरल जीवों में सिर्फ कोशिकाएं होती हैं। फिर थोड़े विकसित जीवों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। पर यहाँ अंग तंत्र स्तर का मतलब है कि ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और फिर कई अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र। अच्छा, एक पूरी टीम की तरह। बिल्कुल, एक मल्टी स्पेशलिटी टीम जो ज्यादा कुशलता से काम करती है। और द्विपार्श्विक सम्मित या बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्हें बीच से सिर्फ एक ही तरह से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है ना? हाँ, पर ये सिर्फ एक डिजाइन पैटर्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विकास था। अच्छा, द्विपार्श्विक समरूपता की वजह से ही सिर का विकास हुआ, जहां सारे सेंसरी अंग, आंखें, एंटीना एक जगह इकट्ठे हो गए। इसने जानवरों को एक दिशा दी। मतलब आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, और इसी ने जानवरों को पैसिव ड्रिफ्टर से एक्टिव हंटर्स बना दिया। वाह, मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। अगला शब्द है त्रिकोरकी। इसका संबंध भ्रूण के विकास से है। जब ये जीव बन रहे होते हैं तो उनमें 3 मूल परतें होती हैं, बाहरी एक्टोडर्म, भीतरी एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। शरीर का हर हिस्सा इन्हीं 3 परतों से बनता है। एक तरह का ब्लूप्रिंट। हाँ, एक 3 रंगों वाला आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट। और अब सबसे दिलचस्प शब्द कूट प्रगुहिक। कूट का मतलब तो झूठा होता है, तो क्या इनके पास एक झूठी बॉडी कैविटी है? ये क्या भला है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक असली बॉडी कैविटी, जिससे सीलोम कहते हैं, वो होती है जो चारों तरफ से मीजोडर्म की परत से घिरी हो। ये अंगों को सहारा देती है, लेकिन इन गोल कृमियों में शरीर की गुहा तो है, पर मीजोडर्म की परत पूरी नहीं है। मतलब बस कुछ बिखरी हुई थैलियों जैसी है। अच्छा, इसीलिए झूठी या सूडो कैविटी। हाँ, ये एक अच्छा पहला प्रयास था, पर एक ऐसे कमरे की तरह जिसमें प्लास्टर ठीक से नहीं हुआ है। समझ गया। इनके पाचन तंत्र के बारे में कहा गया है कि इनमें पूर्ण आहार नाल और एक सुविकसित पेशीय ग्रसनी होती है। इसका क्या मतलब है? पूर्ण आहार नाल का मतलब है एक ट्यूब जैसी व्यवस्था, खाने के लिए एक मुंह और अपशिष्ट निकालने के लिए दूसरा सिरा, मतलब गुदा। एक वन वे स्ट्रीट की तरह। बिल्कुल, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन। और पेशिया ग्रसनी या मस्क्यूलर फेरिंग्स एक शक्तिशाली पंप की तरह है जो भोजन को अंदर खींचता है। और इनके लिंग, नर और मादा, अलग होते हैं। हाँ, ये एक लिंगाश्रयी होते हैं, मतलब नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि मादा अक्सर नर से आकार में लंबी होती है। अच्छा, शायद ज्यादा अंडे पैदा करने के लिए एक अनुकूलन। तो हमने देखा कि एस्केलमेंथीज के पास एक झूठी बॉडी कैविटी थी, एक आधा अधूरा समाधान। तो विकास यहाँ रुका तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, प्रकृति ने इससे बेहतर डिजाइन बनाया। और यही हमें हमारे अगले समूह फाइलम एनेलिडा की कहानी पर ले जाता है।
उन्होंने इस बॉडी कैविटी की समस्या को सुलझाया। अच्छा, तो अब आते हैं फाइलम एनिलिडा पर। केंचुए इसी में आते हैं ना? जी हाँ, केंचुए और जोक। इनके नाम एनिलिडा का क्या मतलब है? ये लैटिन शब्द एन्युलिस से आया है, जिसका मतलब है छोटा छल्ला। और अगर आप एक केंचुए को ध्यान से देखें तो उसका शरीर ऐसे ही छोटे छोटे छल्लों या खंडों से बना होता है। हाँ, दिखता तो है। इस डिजाइन को विखंडी, खंडी भवन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो इन खंडों का कोई फायदा भी है या ये सिर्फ एक डिजाइन है? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। आप इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, आपके पास एक जैसे कई ब्लॉक्स हैं, लेकिन आप हर ब्लॉक को एक अलग काम के लिए थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं। इसी तरह एनिलिडा के हर खंड में कुछ अंग दोहराए जाते हैं, पर कुछ खंड खास कामों के लिए विकसित हो जाते हैं। अच्छा, तो इससे शरीर ज्यादा कुशल और लचीला बन जाता है? बिल्कुल। और इन्होंने असली बॉडी कैविटी विकसित की, जिसे प्रगुहिक कहते हैं। तो ये उस झूठी कैविटी से बेहतर कैसे है? बहुत बेहतर। एक असली सीलोम जो पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरा हो, एक कुशन की तरह काम करता है। ये आंतरिक अंगों को झटकों से बचाता है, उन्हें बढ़ने और स्वतंत्र रूप से काम करने की जगह देता है। और शायद चलने फिरने में भी मदद करता होगा? हाँ, एक हाइड्रोलिक कंकाल की तरह भी काम करता है, जिससे ये बेहतर ढंग से हिलडुल सकते हैं। इनमें चलने के लिए और क्या होता है? यहाँ पैरापोडिया का जिक्र है। केंचुए जैसे जीव तो अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर और फैलाकर रेंगते हैं, लेकिन नेरीज जैसे जलीय एनालिड में हर खंड के दोनों तरफ मांसल उभार होते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। ये तैरने के लिए होते होंगे? हाँ, छोटे छोटे चप्पुओं की तरह काम करते हैं। ये प्रकृति के पहले पतवार थे। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम? यहाँ एक और बड़ा अपग्रेड है, बंद परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब है कि खून हमेशा नसों और धमनियों के अंदर ही रहता है, ठीक हमारे शरीर की तरह। एक ज्यादा कुशल पाइपलाइन सिस्टम। जी, जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को तेजी से पहुंचाता है। बहुत दिलचस्प। तो एनिलिडा ने सेगमेंटेशन और एक असली बॉडी कैविटी का ब्लूप्रिंट तैयार किया। क्या किसी ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया? आगे बढ़ाया, किसी ने तो इस पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और ये हमें प्राणी जगत के निर्विवाद बादशाहों तक ले जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। जी, यहाँ लिखा है कि यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। पृथ्वी पर 2/3 से ज्यादा प्रजातियां आर्थ्रोपोड हैं। यह आंकड़ा तो मतलब दिमाग हिला देने वाला है ना? मतलब अगर मैं बाहर जाके कोई भी 10 जीव पकड़ूं तो शायद उनमें से 6-7 आर्थ्रोपोड ही होंगे। इनकी सफलता का राज क्या है? इनकी सफलता का राज इनके नाम में ही छिपा है। आर्थ्रोज मतलब जोड़ और पोडा मतलब पैर। यानी संधि युक्त पाद या जॉइंटेड अपेंडेजेस। बिल्कुल, ये सिर्फ पैर नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इन्हीं से ये चलते हैं, तैरते हैं, भोजन पकड़ते हैं, महसूस करते हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं। और इनके शरीर पर एक कवच भी होता है, काइटिनी बाह्य कंकाल। जी, ये इनका पर्सनल सूट ऑफ आर्मर है। ये काइटिन नाम के एक मजबूत पदार्थ से बना होता है, जो इन्हें शिकारियों से बचाता है। लेकिन इस आर्मर की कीमत भी चुकानी पड़ती होगी? हाँ बिल्कुल, ये आर्मर इनके साथ बड़ा नहीं होता, इसलिए जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इन्हें अपना पुराना कवच उतार कर नया बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। और उस दौरान ये बहुत असुरक्षित होते होंगे? बहुत ज्यादा। इनके सांस लेने के तरीके भी बहुत अलग-अलग हैं। क्लोम, पुस्तक फुफ्फुस, श्वास नलिकाएं, इतनी विविधता क्यों? क्योंकि इन्होंने हर माहौल में जीना सीख लिया है। जो पानी में रहते हैं वे गिल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जमीन पर इन्होंने कमाल कर दिया। जैसे? मकड़ियों ने बुक लंग्स बनाए। सोचिए जैसे गीली किताब के पन्ने हो जिनसे हवा गुजरती है। और कीड़ों ने तो एक पूरा पाइपलाइन सिस्टम ही बना लिया, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ये क्या करता है? पहुंचाता है। ये इतना कुशल है कि उन्हें हमारे जैसे फेफड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मिनट, लेकिन इनका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का बताया गया है। अभी हमने सुना कि एनिलिडा का बंद सिस्टम ज्यादा कुशल था, तो ये सबसे सफल समूह होकर एक कम कुशल सिस्टम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये एक शानदार सवाल है। पहली नजर में ये एक कदम पीछे लगता है ना? खुले सिस्टम में खून, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, सीधे शरीर की गुहा में बहता है और अंगों को नहलाता है। ये धीमा होता है, लेकिन कीड़ों के मामले में उन्हें अपने खून से ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो काम तो ट्रेकियल सिस्टम कर रहा है। बिल्कुल, उनका खुला परिसंचरण तंत्र सिर्फ पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाने के लिए काफी है। ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग समाधान है। अविश्वसनीय।
तो आर्थ्रोपोडा का मॉडल सेगमेंटेशन, जॉइंटेड लेग्स और एक बाहरी कवच पर आधारित है। क्या प्रकृति ने कोई दूसरा रास्ता भी आजमाया? उसने निश्चित रूप से आजमाया। जहां आर्थ्रोपॉड्स अपना बाहरी कवच बना रहे थे, वहीं एक और समूह शरीर के अंदर के नरम हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये हमें ले जाता है मोलस्का की दुनिया में। फाइलम मोलस्का, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, जैसे घोंघे और ऑक्टोपस, ये तो आर्थ्रोपोड से बहुत ही अलग दिखते हैं। और इनकी बनावट भी बिल्कुल अलग है। इनका शरीर अखंडित होता है। आमतौर पर 3 मुख्य भाग होते हैं, एक सिर, एक पेशीय पाद जिससे ये चलते हैं, और एक अंतरंग ककुद जिसमें सारे अंग होते हैं। यहाँ प्रावार यानी मैंटल और प्रावार गुहा का जिक्र है। ये क्या होता है? अंतरंग ककुद के ऊपर त्वचा की एक नरम परत होती है जिसे प्रावान या मैंटल कहते हैं। ज्यादातर मामलों में यही मैंटल कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर एक कठोर कवच या शेल बनाता है, जो हम घोंघों में देखते हैं। जी। और मेंटल और ककुद के बीच की खाली जगह प्रावार गुहा है जिसमें इनके पंख जैसे गिल्स होते हैं। इनके खाने का तरीका भी बड़ा अनोखा बताया गया है। रेडुला। रेडुला इनकी पहचान है। ये एक तरह की जीभ है जिस पर काइटिन के हजारों छोटे छोटे दांत लगे होते हैं। दांतों वाली जीभ। हाँ, एक बायोलॉजिकल चेन सॉय या रेत पेपर की तरह जिससे ये चट्टानों से शैवाल खुरचते हैं। इस समूह में विविधता कमाल की है। एक तरफ कवच वाला धीमा सा घोंघा और दूसरी तरफ बिना कवच वाला तेज तर्रार और बेहद बुद्धिमान ऑक्टोपस। और ये दिखाता है कि एक ही मूल बॉडी प्लान को कितने अलग-अलग तरीकों से ढाला जा सकता है। दोनों में मेंटल, मस्कुलर फुट और विसरल हम का मूल डिजाइन है, पर विकास ने ऑक्टोपस में कवच हटा दिया और फुट को टेंटिकल्स में बदल दिया। हमने अब तक जितने भी जीवों की बात की, उनमें द्विपार्श्विक समरूपता थी, एक सिर एक पूंछ। ऐसा लगता है कि ये एक सफल फॉर्मूला है। क्या किसी समूह ने इस डिजाइन को पूरी तरह से नकार दिया? एक समूह ने ठीक यही किया, लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। अच्छा। चलिए बात करते हैं अजीब और अद्भुत इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा मतलब शूल युक्त शरीर, जैसे कि तारा मछली। हाँ, और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी समरूपता। एक वयस्क तारा मछली अरीय रूप से सममित होती है। आप उसे केंद्र से किसी भी कोण से कई बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। जैसे पिज्जा या केक। बिल्कुल। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उनका लार्वा द्विपार्श्विक रूप से सममित होता है, ठीक हमारी तरह। एक मिनट, मतलब ये अपनी जिंदगी द्विपार्श्विक समरूपता से शुरू करते हैं और बड़े होकर अरीय सममित हो जाते हैं। ये तो बहुत अजीब है। है ना? ये उनके विकासवादी इतिहास का एक बहुत बड़ा सुराग है। कैसे? ये बताता है कि इकाइनोडर्म के पूर्वज द्विपार्श्विक सममित थे और वयस्क रूप में अरीय समरूपता बाद में विकसित हुई। शायद ये उनके धीमी गति वाले जीवन के लिए एक अनुकूलन था। वाह! और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी सबसे अनूठी विशेषता है जल संवहन तंत्र या वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल हाइड्रोलिक सिस्टम समझिए। हाइड्रोलिक सिस्टम? जी। जैसे जेसीबी मशीन दबाव वाले तेल से अपना आर्म हिलाती है, वैसे ही स्टारफिश समुद्री पानी के दबाव से अपने हजारों छोटे-छोटे ट्यूब फीट को कंट्रोल करती है। और इन्हीं पैरों से वो चलती है, शिकार पकड़ती है। हाँ, और दीवारों पर चिपक भी जाती है। ये प्रकृति के सबसे अनोखे आविष्कारों में से एक है। और उत्सर्जन तंत्र? दिलचस्प बात यह है कि इनमें कोई खास उत्सर्जन तंत्र होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वेस्ट कैसे बाहर जाता है? अपशिष्ट पदार्थ सीधे शरीर की सतह से या जल संवहन तंत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। एक और अजीबोगरीब डिजाइन। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग फाइलम ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न शारीरिक योजनाएं विकसित की। एस्केलमिंथीज की झूठी गुहा से लेकर एनेलिडा और उसके बाद के फाइलम की असली प्रगुहा तक एक साफ प्रगति दिखी। हमने एनेलिडा में सेगमेंटेशन का जन्म देखा और आर्थ्रोपोडा में उसी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा। जी, और फिर मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में पूरी तरह से अलग डिजाइन। और ये सब जीव जगत की विशाल कहानी के कुछ ही अध्याय हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, इकाइनोडर्म का लार्वा हमारी तरह द्विपार्श्विक सममित होता है, लेकिन वयस्क एक रेडियल यानी अरीय डिजाइन अपना लेता है। ये एक तरह से विकास में पीछे जाने जैसा लगता है। हाँ, एक जटिल डिजाइन से एक सरल डिजाइन की ओर। तो ऐसा क्यों? वयस्क के रूप में इस नाटकीय बदलाव के पीछे क्या पर्यावरणीय दबाव या फायदे रहे होंगे? यह हमें याद दिलाता है कि विकास हमेशा बेहतर या अधिक जटिल की ओर एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सही कहा।
कभी कभी एक अलग दिशा में कदम उठाना ही जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।